ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन अगर तुम बार के अंदर हो तो माफ करना, आप वहां भी सेफ नहीं हो। यानी कि आगे कुआं तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बार से बाहर निकलता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतूर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है। उसी वक्त एक आदमी मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है और उसे भी कोई कहीं से गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता है। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना होता है। वो कहती है हमें टीवी पर न्यूज देखना चाहिए, लेकिन टीवी पर इन लोगों के बारे में कोई खबर नहीं होती है। और जैसे ही इन लोगों का नजर बाहर जाता है तो बाहर की दोनों लाशें अचानक से गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून वहां से साफ कर दिया जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ क्या हो रहा है। तभी सैतूर कहता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। तभी सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई किलर हो या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसको पकड़ के मारना चाहती हो। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नार्चो है वह अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सर्जियो उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और उसके बारे में सबको बताता है। नार्चो के बैग को ले लिया जाता है और जब बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नार्चो कहता है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वह बोलता है मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता हूँ और इस डिस्क में मेरे काम की सारी फाइल्स हैं। पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और एलिना उसके हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है और हार्ड डिस्क में कुछ नहीं होता है। नार्चो को इसका बहुत दुख होता है। वह देखता है सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। तभी सर्जियो दावा करता है कि यह ब्रीफकेस उसका है, लेकिन कोई उस ब्रीफकेस को उठाता उससे पहले उस रेस्टोरेंट की ऑनर एम्पेरो उस ब्रीफकेस को उठा लेती है। सर्जियो उस ब्रीफकेस को खोलने से मना करता है। तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। जिससे पहले कोई कुछ समझ पाता तभी बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। ये लोग किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बाथरूम में एक आदमी बेहोश पड़ा है। दरअसल कहानी की शुरुआत में एक आदमी ऐसे ही खांसते खांसते बाथरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग गेट के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह ढके होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहां पर बहुत सारे टायर के ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि सबको लग रहा था कि ये उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन ये उनकी मदद नहीं करते हैं। उसके ठीक देर बाद टीवी पर दिखाया जाता है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और उस एरिया को सील कर दिया गया है। अब उस एरिया में और कोई भी नहीं जा सकता। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम में बेहोश पड़ा था वो अचानक से इन लोगों के सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी अजीब सी फूल जाती है और साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और काफी ज्यादा अजीब हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वह डू नॉट टच मी बोलता है। लेकिन ये लोग उस आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि यह तो एक आर्मी ऑफिसर होता है और उसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं जिसमें कुछ लोग किसी भी वायरस से बचने वाली पीपी किट पहने होते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये आदमी जो अभी अभी यहाँ पे मरा है यह इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। और वहीं नार्चो को दिखाया जाता है कि वह किसी भी तरीके से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पे चढ़कर अपने मोबाइल को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। फिर वो ये बात सबको बताता है। तभी नार्चो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से कॉल करके किसी मीडिया वाले को ये सारी बात बता दो। तभी सैतूर भी फोन से बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिससे टेबल टूट जाती है।
तभी एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नैचो से फोन मांगता है, लेकिन एम्पेरो उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इस फोन को मत छूना, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इसको छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से एग्री हो जाते हैं। इसका मतलब नैचो और जिस किसी ने इस फोन को या फिर उस मरे हुए इंसान की बॉडी को छुआ है वह इन्फेक्टेड हो चुका है। ऐसा करने वाले 5 लोग हैं। फिर एंड्रेस इनको अपने बंदूक की दम पे धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि ये लोग उस डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाएं। इन सब लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद ये सब लोग उस डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रेनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। फिर ट्रेनी तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही वह दरवाजा खोलने जाती है वहां पर रखी कुछ बोतल्स गिर जाती हैं और उनकी लिक्विड्स एक तरफ बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नज़र एक ड्रेनेज पे जाती है। इसका मतलब ये लोग पानी के रास्ते होते हुए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वह इस पानी के रास्ते होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। वह अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज के रास्ते होकर बाहर जाने का कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए वह नीचे नहीं जा पाता है। और तभी इन लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है और आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी इन लोगों को ऊपर धुआं दिखाई देता है। धुआं देखकर ये समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उनको कोई मारकर पूरे बार को आग लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी ड्रेनेज में फंसा हुआ है। फिर ये लोग इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और ये लोग फिर ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर आकर ये लोग देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल चुका है और नैचो को वहां पर एक गन मिल जाती है। वह गन चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर से कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये लोग बड़ी ही खामोशी से ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर 5 लोग अभी भी जिंदा हैं तो इन सब लोगों को मार दिया जाएगा। और तभी वहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। यह उसी मोटे आदमी का मोबाइल था जिसका कुछ ही देर पहले इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई थी। एलेना उसका फोन उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस आदमी से पूछता है कि अब वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार है। यह आदमी जवाब देता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलेना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है, इसमें लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस का वैक्सीन है। ये पढ़कर ये सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है। लेकिन फिर इन लोगों के मन में एक डाउट आता है कि इस व्यक्ति ने अगर वैक्सीन ली थी तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई। फिर अचानक वह फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि ये फोन उठा पाते हैं उसकी बैटरी लो होने की वजह से वह फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर ये किसी तरह से उस फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिना कहती है कि इस आदमी ने कहा था कि इसके पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम उस वैक्सीन को ढूंढें। फिर ये सभी लोग उस लाश के पास नीचे स्टोर रूम में जाते हैं, लेकिन इनको कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती है। इसके बाद ये लोग उस वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही इजराइल वैक्सीन को हाथ में लेकर बैठा रहता है। इजराइल किसी एक से खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग टोटल 5 थे और वैक्सीन सिर्फ 4 थी। फिर इजराइल उसमें से एक इंजेक्शन निकाल कर खुद को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नैचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन फिर भी इजराइल पूरा वैक्सीन इंजेक्ट कर लेता है। जिसके बाद नैचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें इजराइल नैचो पर हावी हो जाता है और वह उसकी बंदूक छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान इजराइल के हाथ से वैक्सीन छूटकर नीचे स्टोर रूम में गिर जाती है। ट्रिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन उठा लेती है, तभी गलती से वैक्सीन उसके हाथ से छूटकर नीचे गटर में गिर जाता है। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नीचे ड्रेनेज में से कैसे बाहर निकाला जाए। इन सब में एलिना सबसे पतली होती है। फिर ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम नीचे गटर में जाकर वैक्सीन को ऊपर ला सकती हो। वह मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। फिर उसकी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद वह नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है एंड वह पानी से बाहर आ जाती है। ये लोग एक तार में वैक्सीन को बांधकर ऊपर भेजने को बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि वैक्सीन सिर्फ 4 हैं और ऊपर भी सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं। एलिना उनसे कहती है कि अगर तुमको वैक्सीन चाहिए तो तुम सबको नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग किसी तरीके से उस ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। फिर एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी
दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो वैक्सीन को वहाँ एक गड्ढे में छिपा देती है, फिर वो ऊपर जाती है और वहाँ से वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो उसके 3 मरे हुए साथियों को जला रही होती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि ऊपर जो 4 लोग बचे हुए हैं वो भी उसी रास्ते को बढ़ा करके गटर के अंदर आ जाते हैं और एक बार फिर से इजराइल और नार्चो के बीच वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ पर नार्चो इजराइल से बंदूक छीनकर उसको वहीं पर गोलियों से भून देता है। नार्चो के पास गन होती है तो सब लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी नार्चो सैतुर को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और एलेना को वैक्सीन देने के लिए बोलता है। नार्चो कहता है कि इसके मरने के बाद हम तीनों यहाँ से बच सकते हैं क्योंकि वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हुई होती है। फिर एलेना इन सबको बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ पर वह पहले से वैक्सीन छिपा के रखी हुई होती है। नार्चो और एलेना आगे चलते हैं जबकि सैतुर और ड्रेनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ड्रेनी सैतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है जिससे सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नार्चो उसको ऐसा करने से रोक देता है। तभी ड्रेनी कहती है कि तुम लोग मुझे मार दो ताकि तुम लोग आपस में वैक्सीन बांट लो और तुम लोगों की जान बच जाए। नार्चो उस पे बंदूक तान देता है लेकिन वह गोली नहीं चला पाता है, जिसके बाद ड्रेनी नार्चो से बंदूक लेकर थोड़ी दूर जाकर खुद को गोली मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही होते हैं और ये फिर इंजेक्शन आपस में बांट लेते हैं। अभी ये लोग इंजेक्शन लगाते तभी वहाँ पर इजराइल आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। इजराइल सैतुर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नार्चो एंड एलेना के जान के पीछे पड़ जाता है। तभी इन दोनों को आगे सीढ़ियाँ देखती हैं और ये लोग सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एलेना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसकी हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इजराइल भी उनके साथ ऊपर चढ़ रहा है इसलिए ये लोग नीचे नहीं जा सकते। नार्चो अपना इंजेक्शन एलेना को दे देता है। तभी इजराइल नार्चो का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। दोनों का नीचे गिर के मौत हो जाती है। अब जो एक वैक्सीन एलेना के पास बचा है वह उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। फिर वो ड्रेनेज खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। वह देखती है कि आगे के इलाके को सरकार ने पूरी तरीके से सील करके रखा है। तभी एक औरत अपनी जैकेट एलेना के ऊपर डाल देती है। एलेना को बिल्कुल भी होश नहीं होता है और वह चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि वह मोटा आदमी जो उस बार के वॉशरूम में खांसता हुआ गया था वह एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी किसी तरह का बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वह अपने इस वेपन से अपने दुश्मन देश पर हमला कर सके, लेकिन इसी दौरान उनका अपना एक आदमी ही इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि इनके पास खुद का वैक्सीन था लेकिन यह आदमी पहले से बीमार था इसीलिए उस वैक्सीन ने उस पर काम नहीं किया। और जब उनको पता चलता है कि उनका वह ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को ही सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को उसी जगह पर ही खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े बहुत लोग के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे इसलिए उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है यह कदम उठाना सही था या गलत? मैं हूं संस्कार राय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।